हेलो गाइस, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ अपनी नई वीडियो जिसका टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ फ्लाइट। इसमें हम पढ़ेंगे जब एयरक्राफ्ट उड़ता है तो उस पर कौन कौन से प्रिंसिपल लगते हैं। ये हमारा फिजिक्स का हिस्सा है जो हम आज तक पढ़ते आए हैं 9th क्लास तक। उसी में ही छोटी छोटी कुछ डेफिनेशंस आएंगी प्रिंसिपल ऑफ फ्लाइट में। और इससे पहले हम कुछ चैप्टर कवर कर चुके हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उससे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्लाइट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मास, जिसकी यूनिट है kg। The quantity of matter in a body, the mass of a body is a measure of how difficult it is to start or stop. Means किसी भी बॉडी को स्टार्ट और स्टॉप करने में उसके अंदर कितनी क्वांटिटी है वही उसका क्या हो जाएगा, मास। ओके, नेक्स्ट आता है डेंसिटी। इसको हिंदी में बोलेंगे हम घनत्व। डेंसिटी मीन्स इट इज़ द मास पर यूनिट वॉल्यूम। मीन्स डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम। यदि पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब होता है यदि वॉल्यूम 1 है तो डेंसिटी अपने मास के इक्वल हो जाएगी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, और इसकी यूनिट होती है kg पर मीटर क्यूब। ओके, और डेंसिटी को हम से डिनोट करते हैं, मास को हम m से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम को हम v से डिनोट करते हैं। ओके, तो डेंसिटी के बाद हम पढ़ते हैं मोशन। मोशन इज सेड टू बी देयर व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स पोजिशन इन रिलेशन टू इट्स सराउंडिंग। मतलब जब कोई बॉडी आसपास की जगह को देखते हुए मोशन करे, मतलब अपनी इसने पोजीशन चेंज कर ली। जैसे कि यहाँ पर है, अब इसने आसपास की चीज़ों के हिसाब से अपनी जगह यहाँ पे रख ली, तो इसने जो किया वो क्या रहा, मोशन। उसके बाद हम पढ़ते हैं स्पीड। स्पीड इज़ अ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। ठीक है, ऊपर तो हमने खाली पढ़ा था मोशन, अब उसने कितने टाइम में मोशन किया है वो उसकी हो गई स्पीड। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन के टाइम। उसके बाद हम पढ़ते हैं वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी इन दोनों में एक ही अंतर होता है। स्पीड जो होती है वो उसमें डिस्टेंस देखा जाता है, और वेलोसिटी होती है उसमें डिस्प्लेसमेंट देखा जाता है। डिस्प्लेसमेंट मीन्स एक फिक्स पॉइंट टू सेकंड फिक्स पॉइंट। ओके, वेलोसिटी इज स्पीड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। देखो आ गया, वेलोसिटी वो स्पीड है जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में की जाती है। इसकी जो क्वांटिटी होती है वो होती है वेक्टर क्वांटिटी है, हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही निश्चित होते हैं, बट स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब उसके बाद हम पढ़ते हैं एक्सेलरेशन। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है एकदम, तो उससे क्या बोलते हैं, एक्सेलरेट हो गई वो बॉडी। जैसे कि हम नॉर्मल 20 की स्पीड पे गाड़ी चला रहे हैं तो वो हमारी होगी वेलोसिटी। अब हम उसमें ग्रेस देते हैं, एक्सेलरेशन देते हैं ना, तो वही क्या हो गया, हमारा एक्सेलरेशन हो गया। उसकी स्पीड को बढ़ाना, अगर उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो वो क्या हो गया, एक्सेलरेशन, बट रिलेटिव टू टाइम। द चेंज में भी ना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इन बोथ, दोनों में से किसी में भी आ सकता है, मैग्नीट्यूड में भी आ सकता है और डायरेक्शन में भी आ सकता है। दस अ बॉडी मूविंग अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ एट कॉन्स्टेंट स्पीड हैज़ एक्सेलरेशन। अब कोई भी सर्कुलर पाथ है ना, उस पर कोई भी बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है, चलती आ रही है एक कॉन्स्टेंट स्पीड से, उस तो वो एक्सेलरेट हो जाती है बॉडी। ठीक है, उसके बाद आता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो आपने पढ़ रखा होगा पहले भी। इन इजी लैंग्वेज, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और यदि कोई बॉडी मूवमेंट कर रही है, मोशन में है, तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। यही हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहते हैं इसे। और ये जो प्रॉपर्टी होती है बॉडीज़ में रेस्ट में रहने की या फिर मोशन में ही रहने की विदाउट अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, तो इस वाली क्वालिटी को हम बोलते हैं इनर्शिया। उसके बाद हम पढ़ते हैं मोमेंटम। मोमेंटम इज यूनिट क्या होती है मोमेंटम की, मास इंटू वेलोसिटी kg meter per second. The quantity of motion processed by a body. The tendency of a body to continue in motion after being placed in motion. मतलब कोई बॉडी कितनी देर में सेटल हो पा रही है। ठीक है, जैसे कि ये एक डिस्क है, घूम रही है, उसके हम ऊपर में जल्दी से एक डिस्क और डाल दूँ तो उसको मैनेज करने में कुछ टाइम लगेगा, है ना। उस जो कि उसके जो पहले से डिस्क मोशन कर रही है उसकी वेलोसिटी और जो दूसरी डिस्क हम डाल रहे हैं उसके मास, इन दोनों पर डिपेंड करेगा। तो इन दोनों के प्रोडक्ट को ही हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम। उसके बाद आता है फोर्स। अब पुश और पुल, पुश करना या पुल करना इज अ फोर्स। इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन। दैट विच कॉज और टेंस कॉज अ चेंज मोशन ऑफ अ बॉडी। अब यदि किसी चीज़ को हम पुश या पुल कर रहे हैं और उसने अपनी पोजीशन यहाँ से यहाँ कर दी तो वो क्या हो गया, फोर्स हो गया। जैसे कि ये कॉपी है, ठीक है, अब मैं इस पर फोर्स लगाऊँ तो ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, तो इसका मतलब इसमें फोर्स लगाया जा रहा है। पुश करा मैंने, उसको मैंने पुल किया तो उसने अपनी पोजीशन में क्या किया, चेंज किया। फोर्स के बाद हम पढ़ते हैं प्रेशर। प्रेशर किसी भी यूनिट एरिया में लगाया गया फोर्स। जैसे कि ये है, इसको मैं पुश करूँ तो क्या हो गया, मेरे से लगाया गया प्रेशर हो गया ये। तो प्रेशर इज अ फोर्स पर यूनिट एरिया, P इज इक्वल टू F अपॉन के A।
ओके, अब इसके बाद पढ़ते हैं हम न्यूटन सेकंड लॉ। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फोर्स। The rate of change of momentum of a body is directly proportional to applied force and take place in the direction of application of said force. मतलब the rate of change in momentum is directly proportional to force. इसके होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ, कोई भी एक्शन हम करते हैं तो उसका प्रॉपर एक रिएक्शन और फोर्स भी होता है, अपोजिट फोर्स। जैसे कि अगर मैं कॉपी पर मारूँ तो कॉपी की तो लगेगी, साथ में मेरे भी लगेगी। तो जब मैंने इस पर फोर्स लगाया तो उसने मेरे ऊपर अपोजिट फोर्स लगाया, जिससे मुझे चोट लगी। तो टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं वेट। द अर्थ एग्जिस्ट अ सर्टेन फोर्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर ऑन ऑल ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। दिस फोर्स इज कॉल्ड वेट ऑफ द बॉडी एंड इज इक्वल टू द मास ऑफ बॉडी मल्टीपल द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, F इज इक्वल टू m/g। मतलब वेट क्या हुआ? वेट हुआ जैसे कि कॉपी रखी है यहाँ पे, कैसे रखी हुई? क्योंकि अर्थ इस पर फोर्स लगा रही है, इसका कुछ वेट है। तो अर्थ जिस लेवल पे इस पर फोर्स लगाएगी वही इसका वेट होगा। और वेट क्या होता है? ग्रेविटी पे डिपेंड करता है वो, ठीक है। यदि मैं अभी तो मैं अर्थ पे हूँ और यदि मैं मून पे जाऊँ तो मुझे अपना वेट बहुत ज़्यादा हल्का लगेगा, राइट? क्योंकि मून पे अर्थ की 1/6 ग्रेविटी है, बहुत ज़्यादा कम है मून पे। तो वहाँ पे तो हम खड़े ही नहीं रह सकते ना, वहाँ पे तो हम लोग बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि हमारे अंदर वेट ही नहीं है, तो ईजिली हम जंप कर सकते हैं वहाँ पे ऊँचा ऊँचा, है ना। बट यहाँ ग्रेविटी की वजह से नहीं कर पाते, ग्रेविटी की वजह से वेट आ जाता है, राइट। तो वेट का मतलब यही होता है। और वेट W इज इक्वल टू क्या होता है? mg, ठीक है। मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको हम वेट भी बोलते हैं। और इसको हम अर्थ ही तो फोर्स लगा रही है, तो अर्थ के द्वारा लगाया गया फोर्स ही तो वेट हुआ, तो F इज इक्वल टू W हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट आता है वर्क। वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। अ फोर्स इज सेड टू डू वर्क ऑन अ बॉडी व्हेन इट मूव द बॉडी इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्टिंग। अब ये डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया, ठीक है। बॉडी क्या कर गई? मूव कर गई, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन या फिर किसी भी डायरेक्शन में उसने मूव कर दिया, तो ये क्या हो गया? वर्क डन हो गया जो मैंने किया, ठीक है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन अ बॉडी इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड द डिस्टेंस मूव बाय द दैट फोर्स इन द डायरेक्शन इन विच इज एक्टिंग। मतलब जैसे ये प्रोडक्ट होता है जो मैंने फोर्स लगाया उसका, और जो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया उसका। जैसे कि पेंसिल यहाँ रखी है, ठीक है, इसकी पोजीशन अभी यहाँ पर है, मैंने इसे फोर्स लगाया F, इसने डिस्टेंस चेंज कर ली, पहले यहाँ थी अब वो यहाँ आ गई, तो इतनी डिस्टेंस इसने कवर की। फोर्स और इतनी डिस्टेंस का जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा? वर्क डन होगा। और यदि इसमें मूवमेंट ही ना हो, मैं कितना ही फोर्स लगाऊँ लेकिन इसमें मूवमेंट ही ना हो, तो वर्क डन भी नहीं माना जाएगा, चाहे हम कितना भी फोर्स लगा लें। तो वर्क डन क्या फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है। जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया है उसी जगह पे ही हमारी पोजीशन चेंज होनी चाहिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं पावर। पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट। पावर इज सिंपली द रेट ऑफ डूइंग वर्क। द रेट ऑफ डूइंग वर्क, हमने कितने टाइम तक वर्क डन किया वो हमारी क्या हो गई? पावर हो गई। द टाइम टेकन टू डू वर्क, ठीक है। तो W इज इक्वल टू, ये हमारा वर्क डन का फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, अपॉन के टाइम, ठीक है। W इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन के टाइम, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं एनर्जी। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। मास हैज़ एनर्जी इफ़ हैज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। एबिलिटी टू डू वर्क, हम उस काम को कर पा रहे हैं, तो ये हमारी एनर्जी हुई। द अमाउंट ऑफ एनर्जी अ बॉडी पॉसेस इज अ मेजर बाय अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू। कितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ वर्क वो कर पाती है। द यूनिट ऑफ एनर्जी विल देयरफॉर द सेम ऑफ दूसरा, यानी कि वर्क के इक्वली होती है। इसकी यूनिट जो होती है जूल। एनर्जी की यूनिट भी क्या होती है? जूल होती है। वर्क की यूनिट भी क्या होती है? जूल होती है। कोई सी भी एनर्जी उठा के ले आओ, सबकी एनर्जी क्या, सबकी यूनिट क्या रहेगी? जूल। अब एनर्जी के बाद आता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। द सम ऑफ ऑल एनर्जी इन द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। ये जितनी भी एनर्जी है इस यूनिवर्स में, यदि मैं सबको ऐड कर दूँ, सम कर दूँ सबका, तो वो क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा। मतलब जितनी भी एनर्जी है सबका सम क्या रहेगा? हमारा कांस्टेंट रहेगा, यानी चेंज नहीं होगा ना। जितनी एनर्जी हमारे यूनिवर्स में है उतनी ही रहेगी, ना वो कम होती है ना वो ज़्यादा होती है, राइट। केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। तो हम पढ़ चुके हैं ना ये पहले क्लासेस में। उसके बाद पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है? अ बॉडी इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम व्हेन अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। यदि जितने भी फोर्स उस बॉडी पे लग रहे हैं उन सबका सम ज़ीरो हो जाए। क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज मूवमेंट है बॉडी का वो इक्वल हो जाए उसके एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के।
उसके बाद हम पढ़ते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की सीधी सी लैंग्वेज है, एक एयरक्राफ्ट है, ठीक है, उसका एक पॉइंट जिस पॉइंट वो पूरा एयरक्राफ्ट बैलेंस्ड है, तो वही उसका क्या हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट उस एयरक्राफ्ट का, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में क्या है, इसकी यूनिट देखो, एनर्जी, तो उसकी यूनिट क्या रहेगी, जूल रहेगी, क्या इज इक्वल टू हाफ mv²। यहाँ पे m मास है और v वेलोसिटी है, के काइनेटिक एनर्जी है। द एनर्जी प्रोसेस बाय मास बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। अ मास दैट इज मूविंग कैन डू वर्क इज कमिंग टू द रेस्ट। मास की वजह से जो बॉडी मोशन कर रही है और किसी मतलब कोई भी बॉडी इसमें मास है, यदि वो मूव कर रहा है तो उसमें कोई ना कोई एनर्जी होगी, तो उसको इन्होंने कहा जो रेस्ट में आ जाती है, अपना वर्क करने के बाद वो रेस्ट में आ जाती है, तो उसकी क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ ग्लोसरी ऑफ टर्म। अभी तक तो हमने पढ़ लिया प्रिंसिपल ऑफ फ्लाइट्स, अब पढ़ेंगे हम ग्लोसरी ऑफ टर्म्स, यानी कि और एक्स्ट्रा बातें क्या रहती हैं हमारे एयरक्राफ्ट की। इसमें हम पढ़ेंगे एरोफॉइल, कॉर्ड लाइन, कॉर्ड लेंथ, एंगल ऑफ अटैक, एंगल ऑफ इंसिडेंस, टोटल रिएक्शन, लेफ्ट ड्रैग, है ना। इन सब चीज़ों को मैं आपको अपने नोट्स से बताती हूँ। ये देखिए, ये है मेरे नोट्स, ग्लोसरी ऑफ टर्म्स। ये हमारा एरोफॉइल है, जिससे कि हमारा मेन विंग होता है ना। मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ उसकी, 1 मिनट। ये देखिए आपके सामने मेन विंग है और यहाँ पर देखिए इसका एरोफॉइल शेप है, आपको एरो दिख रहा होगा, इसे हम कहते हैं एरोफॉइल शेप। ये सभी जितने भी विंग्स होते हैं किसी एयरक्राफ्ट में, सब में होती है, मेन विंग, टेल विंग, फिन्स। तो आपको ये दूसरी पिक्चर दिख रही होगी, देख सकते हैं किसी भी एक एयरक्राफ्ट, उसका मेन विंग मैंने डिनोट किया, उसके बगल में उसका मेन विंग अलग से दिखाया गया, उस पर जो एरो उसे बोलते हैं, देखिए एरोफॉइल शेप दिख रहा है। अब यही एरोफॉइल शेप किसी भी एयरक्राफ्ट को लिफ्ट देने का काम करती है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि एरोफॉइल शेप क्यों होती है किसी भी एयरक्राफ्ट के मेन विंग की, तो वो इसलिए होती है जिससे कि इसको अच्छा लिफ्ट मिले। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कॉर्ड लाइन। अब हम पढ़ते हैं कॉर्ड लाइन। कॉर्ड लाइन क्या होती है, लीडिंग एज टू ट्रेलिंग एज। ये देखिए मेन विंग है, मान लीजिए ये हो गया मेन विंग, ठीक है। अब मेन विंग की लीडिंग एज से ट्रेलिंग एज के बीच में जो लाइन होती है उसे हम बोलते हैं कॉर्ड लाइन। कॉर्ड लेंथ क्या होती है, कॉर्ड लाइन की लेंथ को हम कॉर्ड लेंथ बोलते हैं। एंगल ऑफ अटैक क्या होता है, एंगल ऑफ अटैक होता है कॉर्ड लाइन और रिलेटिव स्पीड ऑफ विंड जो होती है, उन दोनों के बीच में जो एंगल होता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ अटैक, ठीक है। कॉर्ड लाइन और विंड यहाँ से आ रही है, तो इन दोनों के बीच में जो गैपिंग रहेगी, उस बीच में जो एंगल रहेगा उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ अटैक। एंगल ऑफ अटैक के बाद आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है कॉर्ड लाइन और रिलेटिव फोर्स एयरक्राफ्ट का, उन दोनों के बीच जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये देखिए मैंने आपको बताया था सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट ये होता है जिस पर पूरा एयरक्राफ्ट बैलेंस्ड रहता है हमारा। उसके बाद हम पढ़ेंगे टोटल रिएक्शन। जो टोटल रिएक्टेंस होता है वो सेंटर ऑफ प्रेशर, यानी कि यहाँ से ही जितने भी फोर्स लगते हैं किसी भी एयरक्राफ्ट पे इसी पॉइंट पे लगते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, टोटल रिएक्शन। तो टोटल रिएक्शन क्या होता है, कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पे एयरक्राफ्ट पे लगने वाले सारे फोर्सेस होते हैं, यानी सेंटर ऑफ प्रेशर। उसके बाद हम पढ़ते हैं लिफ्ट। लिफ्ट क्या होता है, फोर्स जो एयरक्राफ्ट को ऊपर उठाए रखते हैं, इनके ऊपर की तरफ फोर्स लगता है। और ड्रैग क्या होता है, जो पीछे की तरफ खींचता है किसी भी एयरक्राफ्ट को। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ टोटल रिएक्शन रिजॉल्व एट राइट एंगल टू द रिलेटिव एयर फ्लो। और अगर हम इजी लैंग्वेज में पढ़ें तो एन अपवर्ड फोर्स एक्ट अपॉन द एयरक्राफ्ट डेवलप बाय द विंग। जो मेन विंग की वजह से फोर्स लगता है जिससे एयरक्राफ्ट हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, तो हम क्या बोलते हैं, लिफ्ट। ड्रैग क्या होता है, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टोटल रिएक्शन एक्टिंग एंगल इन द सेम डायरेक्शन एज रिलेटिव एयर फ्लो। जिस डायरेक्शन में एयर फ्लो होता है, एयर फ्लो इस डायरेक्शन में होता है ना, ये नोज़ है एयरक्राफ्ट की, तो एयर फ्लो ऐसे होगा, तो इसी डायरेक्शन में ड्रैग लगता है पीछे की साइड, तभी तो आगे जाने से रुकेगा। विच ऑफर टू एयरक्राफ्ट बैकवर्ड। तो ये पढ़ लिया हमने ड्रैग। अब इसके बाद आता है अगेन एरोफॉइल। एरोफॉइल वही था जो हम पहले पढ़ चुके हैं, बस यहाँ पर थोड़ा ब्रीफली दे रखा है, बट एरोफॉइल में इतना ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है, जो मैंने आपको बताया केवल वही लिखना होगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं ख़त्म होता है। अभी तो हमने लिफ्ट और ड्रैग पढ़ा है, आगे जाके हम 2 फोर्सेस और पढ़ेंगे, जो कि होता है वेट और थ्रस्ट। वेट क्या होता है, एयरक्राफ्ट को नीचे बनाए रखता है, और थ्रस्ट जो होता है वो आगे की ओर पुश करता है एयरक्राफ्ट को, ऐसे होता है। थ्रस्ट आगे की तरफ, ड्रैग पीछे, लिफ्ट ऊपर, वेट नीचे। ओके, थ्रस्ट आगे की ओर करता है एयरक्राफ्ट को फॉरवर्ड, ये बैकवर्ड, ये अपवर्ड, ये डाउनवर्ड। ओके, 4 फोर्सेस लगते हैं किसी भी एयरक्राफ्ट के, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।